मैं कभी इस चुनाव को लड़ना नहीं चाहता था। 2005 में भी मेरे पास समाज की तरफ से ऑफर आया, उसके बाद भी आए 2-3 बार, लेकिन मैंने हमेशा रिफ्यूज कर दिया कि मैं ये नहीं करूँगा। आज तक भी मोहर है पुंडरी में, पूरे पुंडरी हल्के के लोग ये कहते हैं भी जो बलकार के साथी को कोई तोड़ नहीं सकता। ये एक मशहूर बात है कि भी पता नहीं बलकार ऐसा क्या खिलाता है कि भी उसके साथी को कोई हिला नहीं सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि बने हुए विधायकों से ज्यादा सम्मान मेरे को मेरे हल्के में उनसे ज्यादा सम्मान मिलता है। आसान नहीं है डंकी रूट से विदेश जाना। मैं तो बड़ा हौसला मानता हूं उन नौजवानों का कि जो जिन्होंने ये फैसले लिए। करोड़ महासभा अब क्या कुछ करने वाली है, क्या कुछ आप लोगों के भी करोड़ों का बजट आपके पास है, तो क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? साथ के साथ कई मामले ऐसे सामाजिक जैसे लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ आज की तारीख में, दहेज प्रथा, तो इनको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई होगी? पढ़ाई लिखाई है क्या सिखाया? मेरे 2 बच्चे हम मियाँ बीबी, और वो दोनों मियाँ बीबी हर वक्त लड़ते भी रहते हैं कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या रहेगा। माता पिता को हम भूल गए। राष्ट्र की बात करते हैं, हमें क्या लेना है राष्ट्र से। समाज की बात करते हैं, हम क्या जाने समाज को। यही भाषा तो है ना भाई। क्या एजुकेशन के साथ ये मिला हमें? कभी मैंने अपने जीवन में कभी किसी की आलोचना नहीं की है। कोई कह नहीं सकता कि बलकार वहां बैठा किसी की आलोचना कर रहा है। पीछे गुरु ब्रह्मानंद का भी एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री भी आए, बहुत सारी बातें, लेकिन साथ के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई जिसमें स्टेज की बातें थी कि आप लोगों को सीट देनी थी नहीं देनी थी, क्या हुआ, थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी बात कर लेते हैं। परमात्मा की कृपा रही, समाज ने उसको बड़ा अच्छे से हैंडल किया। कोई कंट्रोवर्सी समाज में बनने नहीं दी। 6 घंटे कार्यक्रम चला, 5 घंटे 45 मिनट अच्छा रहा। 15 मिनट को क्यों पकड़ते हो? 5 घंटे 45 मिनट को पकड़ो। सकारात्मक सोच तो यही कहती है। उसके बाद सतपाल जांबा जी है हमारे बड़े यशस्वी विधायक है, पुंडरी से मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे तजुर्बा भी ले रहे हैं, तो समय के साथ आता है सब। उसके बाद जिला कैथल को आप ले लो, जो यहाँ के चेयरमैन है, वो एक 22 जिलों में से एक जिला भी रोड समाज के पास है। तो आज सरकार में बहुत बड़ी भागीदारी रोड समाज को मिली हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे को, और इसका लाभ भी हमारे समाज को मिल रहा है और मिलेगा भी। जब मैंने ये स्कीम लागू की ना पैसे वाली, सबसे पहला फोन मेरे पास रविंद्र कल्याण जी का आया। मैं अलूपुर गांव में ये घोषणा करके निकला था, गाड़ी में बैठा रविंद्र जी का मेरे पास फोन आया। बोलिया कि भाई साहब मेरी सैलरी भी आप मेरे को अकाउंट नंबर दे दो और मैं अपनी सैलरी आपके पास भेज रहा हूँ। जितना अच्छे से अच्छा संभव हो पाएगा, बादरी बलिदान दिवस का फैसला भी समाज के हित में ही लेंगे। समाज बिल्कुल किसी की बातों में आके भ्रमित ना हो। अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रही भी, मैंने ऑस्ट्रेलिया का भी वीज़ा लगवाया हुआ, मैंने यूएस का भी वीज़ा लगवाया हुआ है, कनाडा का भी वीज़ा लगवाया। जब अगर मुझे कहीं कमी महसूस आए होगी, तब मैं उन बच्चों के पास जाऊंगा अपनी अपील लेके, और वो तो तैयार बैठे। और मेरे पास समय की कमी है, मेरे को तो यहीं आज भी मेरे पास सुबह 10 एम्प्लॉय सुबह आके कोठी पे अपना दान देके गए। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है बड़ी ही दिलचस्प है, और भारत का नेतृत्व कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल जो टीम थी, 10 साल उनका नेतृत्व किया। उसके बाद काफ़ी चुनाव भी लड़े और अब समाज सेवा भी कर रहे हैं। समाज सेवा तो खैर शुरू से ही करते आए हैं, और अखिल भारतीय रोड महासभा के अध्यक्ष मेरे साथ बलकार पुंडरी जी हैं, जो कई पार्टियों में भी रहे। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी, बहुत बहुत। और साथ ही आपके सभी चाहने वालों का भी मेरा प्रणाम जी। और आज ये सौभाग्य है कि मेरा जो आज मैं आपके रूबरू होकर आज बैठा हूँ, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का पल है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, जर्नी की बात करते हैं सर। स्टार्टिंग से राजनीति में आने से पहले जी, परिवार में कौन से में जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कौन सा गांव है, थोड़ा बताएं। पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? देखो, जन्म मेरा अभिमन्युपुर गांव है। आज पहले अमीन गांव कहलाता था, आज अभिमन्युपुर है। वहाँ मेरा जन्म हुआ। एक साधारण किसान के घर में जन्म हुआ। पिताजी मेरे पुलिस में जॉब भी करते थे और किसान भी थे, और 5 भाई बहन हम हैं परिवार में।
अभी हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई बहन आज परमात्मा के पास हैं, एक बहन सबसे बड़े वाली और भाई। और पढ़ाई गांव में हुई, उसके बाद 1 साल कुरुक्षेत्र में भी रहा। उसके बाद मैट्रिक जो 10th क्लास जो मेरी हुई वो गुहाना के कार्य स्कूल से हुई। वहीं के कॉलेज में HWHM में हमारे रहे हम, और वहाँ से हमारा खेल का सफ़र शुरू हुआ। वॉलीबॉल हमारा बड़ा पॉपुलर था हमारे गांव में भी। हम जब बचपन में देखते थे जी। हमारे गांव के चारों तरफ 8-10 नेट लगते थे शाम के वक्त। तो उस सब को देख के प्रेरणा मिली गांव से वॉलीबॉल के लिए, और परमात्मा की कृपा हुई कि एक अच्छा सफ़र हमारा खेल में बीता। जी। जहाँ भी गए बड़ी अच्छी इज्जत मिली, समाज से भी, खेल जगत में भी, और पूरे राष्ट्र में भी। जी। तो ऐसा हमारा सफ़र था शुरुआत का। चयन कैसे हुआ सर, क्योंकि बहुत बड़ा नाम आपने कमाया है, कौन से सन में चयन हुआ था, फिर लगातार 10 साल नेतृत्व किया उस टीम का? जब मैं गुहाना गया, वहाँ गुहाना स्कूल के अंदर क्या था कि भाई वहाँ की एक बहुत अच्छी टीम बनाई थी उन्होंने, और मैं कुरुक्षेत्र में उस टाइम हायर सेकेंडरी स्कूल में था 9th क्लास में। तो वहाँ से शुरुआत होके गुहाना चले गए, एक अच्छी टीम बनी, और हर टूर्नामेंट में एक बढ़त की तरफ कदम गया। अगर आज नेशनल खेली तो उसी ईयर में इंटरनेशनल हो गए। जूनियर नेशनल पहले जीता, फिर सीनियर में आए, फिर सीनियर जीता, फिर उसमें इंडियन टीम में आए। इंडियन टीम में भी मैं प्रेप क्लास में था जब मैं इंडियन टीम के लिए गया था। फर्स्ट बहरीन का हमारा ट्रिप था वह, लेकिन सिर्फ मैं जूनियर होने के नाते मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फर्स्ट 14 में था, लेकिन अभी चलो आगे बहुत लाइफ है जी। और भी सीनियर खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। हालांकि उस वक्त बहुत अच्छे डिजर्विंग उसमें था, मैं बहुत अच्छी पोजीशन में था, लेकिन एसोसिएशन कमज़ोर होने की वजह से वो पहली बार मुझे वहाँ मौका नहीं मिला। कैंप तक बहुत अच्छा रहा, उसके बाद फिर अच्छा चलता गया, हर कदम बढ़त की तरफ गया। राष्ट्रीय टीम में आए, नेशनल जीतते रहे। हरियाणा की बहुत बड़ी टीम बनी हमारे समय में, 3-4 हम खिलाड़ी थे। हालांकि अपने प्रदेश के ज़्यादातर खिलाड़ी दूसरे प्रदेश में चले जाते थे। जी। अपने प्रदेश के अंदर अपॉर्चुनिटी की बहुत कमी थी, जॉब्स अच्छी नहीं मिलती थी खिलाड़ियों को उस वक्त में। तो कोई रेलवे में चला जाता था, कोई किसी अदर फोर्सेस में चले जाते थे खिलाड़ी। लेकिन हमने 3-4 खिलाड़ियों ने मिलकर ये फैसला किया कि प्रदेश सरकार हमें कुछ दे या ना दे, हम अपने प्रदेश से खेलेंगे, अपने प्रदेश में रहेंगे। बिजली बोर्ड की टीम बनी जी। और कोई बहुत बड़ी पोस्ट भी हमें नहीं दी गई थी, लेकिन हमने प्रदेश की तरफ से खेलना उचित समझा। और प्रदेश ने 10-12 साल पूरे राष्ट्र पे बड़ा अच्छे से राज किया वॉलीबॉल में। खूब जम के खेली हरियाणा प्रांत की टीम, और बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा समाज में, और साउथ में बड़ी पॉपुलर रहे हरियाणा के खिलाड़ी। उनमें आपका ये भाई आपकी हाइट भी अच्छी है। मेरे से भी टॉल थे। मेरी टीम में सदस्य 2 लड़के थे, संदीप जी थे और ओम प्रकाश जी थे, और बहुत बैलेंस, और मैं कहता हूँ बहुत अनुशासित टीम थी हरियाणा प्रांत की, और अच्छा खेलते थे। तो बिजली बोर्ड की तरफ से आप खेलते हैं? हाँ जी, बिजली बोर्ड की तरफ, लेकिन नेशनल में तो प्रांत की तरफ से ही खेलते हैं, स्टेट्स की तरफ से खेलते हैं, पर जॉब हम बिजली बोर्ड में करते थे। तो उस समय टीवी पे आते थे या नहीं? उस टाइम टीवी पे इतना खिलाड़ियों को दिखाया नहीं जाता था, लेकिन हाँ जब इंटरनेशनल के लिए खेलते तो दिखाई देते थे, जाते थे उस टाइम। तो ये कौन सी सन की बात है? ये आप 79 से सफ़र हुआ, 89 तक हम खेलते रहे। और जो जहाँ तक नेतृत्व कैप्टनशिप की बात है, वॉलीबॉल के अंदर क्या होता है कि भी एक खिलाड़ी को एक बार ही कप्तानशिप का मौका मिलता है, हर टूर्नामेंट में चेंज होते रहते हैं। जी। जैसे क्रिकेट में आगे एक को बना दिया अभी 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, ऐसा वॉलीबॉल में नहीं है, चाहे वो नेशनल के लिए हो चाहे इंटरनेशनल के लिए हो। जी। तो ऐसे नियम वॉलीबॉल के हैं। तो उसके बाद फिर आप राजनीति में आए, तो आपका परिवार पुलिस विभाग से भी काफी प्यार करता है, काफी जुड़ा रहा। आपका भाई भी डीएसपी रहा, हाँ और जी, आपके हाँ जी। फादर पुलिस हाँ, में। फादर हमारे जॉब में थे पुलिस में, उसके हाँ। बाद भाई को नहीं चाहते थे कि वो पुलिस में जाए, लेकिन वो कहते हैं ना, जब परमात्मा को जो मंजूर होता है वही होता है। तो वो तो एक बस उस टाइम में ऐसे ही गए थे, स्वाभाविक है कि जैसे यंग होता है कि चलो यार देखते हैं, ट्रायल लेते हैं, वहाँ जाके सिलेक्शन होगी तो वो जॉब में हो गए।
उस टाइम हो जाती थी मेरिट पे, इजीली हो जाती थी जॉब्स की, जॉब अपॉर्चुनिटी वो बहुत थी उस टाइम में जी। ये आज टफ है जॉब का मामला। तो फिर राजनीति में कैसे आना हुआ? उसके बाद फिर जैसे ही मैंने खेल छोड़ा तो मैंने जॉब भी छोड़ दिया, फिर शादी होगी तो परिवार हो गया, फिर मैं बिजनेस लाइन में चला गया। शादी के बाद जहाँ मेरी शादी हुई, जिस परिवार में मेरी शादी हुई, उनकी बिजनेस की लाइन थी, उनके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया और फिर एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया थोड़े समय के बाद उनसे अलग होके। और माइनिंग से संबंधित हमारा कारोबार है, वहाँ भी बड़ी भारी परमात्मा ने इज्जत रखी, अच्छा हाथ पकड़ा, वहाँ सम्मान भी मिला, 2 पैसे भी मिले, काम भी अच्छा किया, बहुत मेहनत की, स्पोर्ट्समैन थे, मेहनत करने की हैबिट थी, आदत थी, मेहनत के बगैर रह नहीं सकते थे, 4 बजे उठने की हैबिट्स थी, 18-18 घंटे काम करते थे, बहुत मजबूती से मेहनत की और परमात्मा ने बड़ा भारी आशीर्वाद हमारे ऊपर रखा वहाँ भी। और जब व्यापार से जुड़ते जुड़ते फिर वही है कि भी जब एक मार्शल कौम में जन्म लिया है, इसके तो कुछ नियम होते हैं मार्शल्स के, तो कि अब पैसा आ गया तो अब नाम कमाएं। बिल्कुल। और उस वक्त नाम कमाने के लिए क्या होता है कि भाई चुनाव लड़ा जाए, चाहे कोई जैसा जिसका होता है, कोई सरपंची का लड़ता है, कोई एमएलए का लड़ता है। तो लकीली एक भजनलाल जी के साथ हम जुड़े हुए थे, परिवार के उनके, ऐसे ही मजाक मजाक में बात शुरू होगी चंद्रमोहन जी के साथ कि भी हमें भी चुनाव लड़ा दो। तो उन्होंने हमसे बायोडाटा मांग लिया, हमने बायोडाटा दे दिया और टिकट के लिए हमने अप्लाई कर दिया 2000 के चुनाव में। लेकिन भजनलाल जी ने तेजवीर को जुबान दी हुई थी टिकट के लिए कि अभी मैंने तो चौधरी ईश्वर सिंह जी की समाधि पे शपथ ली हुई है, मैं तो तेजवीर को टिकट दूंगा। वो ऐसे ही हम टिकट के लिए बैठे रहते थे कोठी पे जाके, तो मजाक मजाक में बात सीरियस हो गई। और वो कहते हैं ना कि भी जब परमात्मा कोई चीज देने पे आता है तो कोई ना कोई अपने आप पहले से तय करके रखता है जी। हर चीज को कि कब किस वक्त किसको क्या देना है। हाँ। तो लकीली माधवराव सिंधिया जी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए। वो स्पोर्ट्स के प्रेमी थे, बड़े भारी स्पोर्ट्स लवर थे, वो स्पोर्ट्समैन को चाहते थे, हमारा भी उनसे संपर्क था स्पोर्ट्स के नाते। तो उन्होंने, जब मैंने उनसे मिला जाके कि जी मैं ऐसे ऐसे मैंने अप्लाई किया है, उन्होंने उसी टाइम मेरे से, जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने यस कर दिया कि ठीक है आप जाओ और अपना चुनाव की तैयारी करो। भजनलाल जी कोशिश करते रहे तेजवीर के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और उस टाइम हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 2 स्पोर्ट्समैन को, 2 खिलाड़ियों को टिकट दिया था। एक वॉलीबॉल में मुझे दिया था और रेसलिंग में कुलदीप पहलवान को दिया था, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते थे। तो इस तरह से राजनीति का सफर शुरू हुआ। भजनलाल परिवार से जुड़ के आपने राजनीति की शुरुआत की? मेरा ज्यादातर इस समय भजनलाल परिवार जी के साथ ही गया। और जब भजनलाल जी, अब पीछे कुलदीप जी जब हज का विलय किया कांग्रेस में, उसके बाद से फिर हम कांग्रेस में चले गए जी। तो 2000 में फिर चुनाव लड़ा, लेकिन कुंडली में तो हमेशा रही है कि निर्दलीय चुनाव जीतते हैं उस समय। हाँ जी। तो 2000 में जैसे ही मुझे टिकट मिला तो मेरी हल्के के अंदर कोई जान पहचान थी नहीं, सिर्फ जाति आधार पे मुझे टिकट दिया गया था कि ये रोड जाति से संबंधित है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रोड जाति ही ज्यादा बाहुबल में है। तो वहाँ उस टाइम में फिर चौधरी ईश्वर सिंह जी एक्सपायर हुए थे, उनकी एक बहुत बड़ी सिंपैथी वेव थी समाज के अंदर। तेजवीर सिंह ने आजाद चुनाव लड़ा और वो विधायक बने पुंडरी से 2000 में जी। फिर हम लगातार मेहनत करते रहे। 2005 में पार्टी ने हमें टिकट दिया नहीं, क्योंकि उस टाइम वो जो पचौड़ी में जो एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, उसमें कुछ नियम तय किए गए थे कांग्रेस की तरफ से कि जो 2 बार हारा हुआ है उसको टिकट नहीं मिला, जिसकी जमानत जब्त थी उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद जिसके ऊपर कोई केस था किसी भी तरह का उनको टिकट नहीं दिया गया था। तो उनमें मैं भी रेस से बाहर हो गया, मेरी जमानत जब्त थी 2000 के चुनाव में। तेजवीर सिंह भी रेस से बाहर हो गया, वही नल्लो को छोड़ के वो कांग्रेस में आ गए थे, उनके ऊपर कोई केस था। तो फिर यहाँ से वाघ सिंह आर्या जी को टिकट दिया गया था 2005 में। कांग्रेस की बड़ी भारी वेव थी
और मैं आपको मनदीप जी बड़ा स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ, इतनी मेहनत मैंने की शायद किसी राजनीतिक आदमी ने की होगी उन 3 साल के पीरियड में। जी 50 गाड़ी हर वक्त मेरी आदमियों से लोड रहती थी कि कहीं भी किसी भी जगह जाने के लिए। खूब मेहनत की कांग्रेस के लिए, दिन रात एक करके एक जुनून की तरह। लेकिन टिकट नहीं मिला तो फिर भजनलाल जी से मैं मिला। उन्होंने कहा, क्योंकि 2005 में भजनलाल जी चाहते थे कि बलकार को टिकट दी जाए जी लेकिन वो जमानत जब्त होने की वजह से हम टिकट वो नहीं दिला पाए। लेकिन उन्होंने फिर मुझे यही कहा कि आप चुनाव मत लड़ना, सरकार अपनी बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे और आपको अच्छी जगह एडजस्ट कर देंगे। हमने कोई 2005 में चुनाव नहीं लड़ा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी बन गए 2005 में। 1-1.5 साल हम कांग्रेस में रहे। ये किस्सा बताना चाहोगे आप? क्या भजनलाल की तैयारी में और फिर हुड्डा साहब सीएम बने थे? स्वाभाविक है, देखो मेहनत तो भजनलाल जी ने की हुई थी, पूरे परिवार ने क्या, पूरे हर कांग्रेस हर सदस्य ने, चाहे कोई भी नेता था, सबने मेहनत की हुई थी और नतीजे भी बहुत अच्छे आए। सांसद भी सारे कांग्रेस के ही थे और मुख्यमंत्री ये मान के चल रहा था पूरा हरियाणा प्रांत के भजनलाल जी ही बनेंगे, क्योंकि उनकी मेहनत से कांग्रेस आई थी और वो नतीजे आज तक भी हैं कांग्रेस के, अगर मैं कहूं तो। वैसे तो आज मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूं, मैं आज के वक्त की राजनीति की बात ज्यादा नहीं कर सकता। मेरी कुछ मजबूरी है, मैंने अपने समाज को एक जुबान दी हुई है कि 3 साल में किसी दल के साथ कोई काम नहीं करूंगा। जी तो लेकिन 2005 की बात है तो उस टाइम बनता था भजनलाल जी का। एक बार शपथ जरूर दिलानी चाहिए थी, 1-2 साल के बाद चेंज कर सकते थे। चलो पार्टी है, पार्टी में सबको मौके मिलने चाहिए। वो 11-12 साल पहले सीएम रह चुके थे, लेकिन पार्टी में अगर एक ही आदमी को देते रहेंगे तो फिर दूसरों को मौका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है राजनीति में। जी आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये सबको मौके देके चल रही है, तो पार्टी नीचे से बड़ी मजबूत होकर निकल के आ रही है। तो ये इस तरह 2005 में मुख्यमंत्री बने नहीं तो फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का गठन कुलदीप बिश्नोई जी ने कर दिया। जी उसमें मैं भी फाउंडर मेंबर था पार्टी का। वहाँ हमने फिर बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया। कुलदीप जी भी पूरे प्रदेश में बहुत भारी मेहनत की, लेकिन नतीजे फिर भी अच्छे नहीं निकल पाए। वो भी मैं समझता हूँ कि सब मैंने अभी आपके इस चैनल के माध्यम से बोला है जी कि ये सब परमात्मा ने तय करके रखा होता है, पहले किसको कब क्या देना है, ये सब उसके इख्तियार में। इंसान तो सिर्फ मेहनत कर सकता है, उम्मीद कर सकता है। तो फिर बसपा के साथ गठबंधन हो गया था आपको तो थाने से? 2009 में बसपा से गठबंधन हुआ। गठबंधन जब हुआ तो यहाँ पे नरेंद्र शर्मा जी ने ज्वाइन कर ली बहुजन पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी ने फिर पूंडरी पे क्लेम कर दिया कि अभी पूंडरी की सीट हम लेंगे। पूंडरी ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी को किसी प्रदेश के ही बहुत बड़े नेता ने ये बात फीड करके दे दी जी कि भी ये 18 सीटें कुलदीप बिश्नोई की पेट है, उनमें पुंडरी भी हो सकती है, सवालका भी थी, गरोंडा थी अरविंदर कल्याण जी के लिए, सवालका धर्म सिंह जी के लिए थी, असंध जैसे जिलेराम शर्मा के लिए थी। इस तरह से 18 सीटें ऐसी थी जिनके ऊपर बहुजन समाज पार्टी ने क्लेम कर दिया। अब पार्टी असमंजस में आ गई, लेकिन फिर बैठ के क्या किया कि भाई गठबंधन निभाना है तो सबको दाएं बाएं एडजस्ट करने के लिए मुझे कुलदीप जी ने थानेसर में एडजस्ट कर दिया कि आप थानेसर से लड़ लो। वहां जाके लास्ट मोमेंट पे जाके चुनाव लड़ा, अच्छा प्रेम प्यार दिया। 15-20 दिन के समय में 13,000 के करीब वोट भी मिले। तो बहुत प्यार दिखाया लोगों ने हमारे को वहां पे थानेसर में, और एक अच्छा चुनाव हमने वहां पे जिसको एक अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ा। उसके बाद फिर 2009 के चुनाव में हारने के बाद फिर पुंडरी था, क्योंकि मेरी तो कार्य पूरा कर्म क्षेत्र पुंडरी बना हुआ था, मैंने यहीं मेहनत की हुई थी। फिर आए, फिर मेहनत करते रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन हो गया जी। जिस वक्त चौधरी भजनलाल जी इस दुनिया से गए, रुखसत हुए, अमरात्मा कहूँगा मैं तो उनको। तो उसके बाद फिर जब बाई इलेक्शन हिसार का होना था, भारतीय जनता पार्टी के पास साथ गठबंधन हुआ, कुलदीप जी वहाँ से सांसद बने बाई इलेक्शन में,
और फिर एक अच्छा सफर शुरू हुआ कि भी अब की, क्योंकि पूरे हरियाणा जनहित कांग्रेस के सभी साथियों ने बहुत मेहनत की 2-2.5 साल बीजेपी के साथ मिलके। उस टाइम हरियाणा के अंदर बीजेपी का इतना बड़ा ढांचा हाँ, नहीं था। हाँ, ये तो आप भी जानते हो, पूरा प्रदेश जानता है, बीजेपी के नेता भी जानते हैं। जी। लेकिन भाजपा ने बहुत मेहनत की उस वक्त, और उस मेहनत के साथ साथ जैसे ही आगे बढ़ते गए, समय आ गया चुनाव का, 2 सीटें मिल गई, 2 और 8। गठबंधन क्या था हमारा? 2 और 8 का पार्लियामेंट का गठबंधन था कि वे 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे जी। और 2 पे हरियाणा जनहित कांग्रेस के चुनाव लड़ेंगे पार्लियामेंट में, और 45-45 सीटों पे विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा 50-50 में। और पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई बनेंगे। जी। ये गठबंधन हमारा तय हुआ था, और मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य था, मैं हर मीटिंग में शामिल भी होता था। और उस वक्त वो सारा खर्चा हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी ही वहन करती थी, कोई भी मीटिंगों का, रैलियों का, कोई रथ यात्रा का, सब का सब हरियाणा जनहित कांग्रेस का होता था। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, करनाल और सिरसा की सीट हमारे, सॉरी हिसार की सीट हमारे पास आई, लेकिन किन्हीं कारणों से, मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा कि क्या कारण रहे होंगे। पिछली बातें तो बता सकते हो, तो आगे की बात हुई है भाई, आगे नहीं कुछ भी आपने बात की। करनाल की सीट छोड़नी पड़ गई हरियाणा जनहित कांग्रेस को जी। और सिरसा की सीट दे दी गई। सिरसा में हमारा कोई जनाधार था नहीं, वहां इनेलो का जनाधार था। हमारे पास तो वहां कैंडिडेट भी नहीं था सिरसा में। सुशील इंदारा को हमने सीट अलॉट होने के बाद ही वहां पे उसको चुनाव लड़ाया उनको, और हमने कहा भी कुलदीप जी को कि ये गलत हो गया, भी सिरसा को तो आप छोड़ ही देते हो तो अच्छा है, भी हम एक पे ही लड़ लेंगे, ये उन्हीं को दे दो, भारतीय जनता पार्टी को ये सीट दे दो, हम एक ही हिसार में ही लड़ लेंगे। लेकिन वो क्या प्रेशर थे क्या कि हमें लड़ना पड़ा, और दोनों सीट हम लूज कर गए। उसके बाद फिर गठबंधन के ऊपर अटकलें लगनी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, और उन्होंने फिर कई तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि आप 2 सीटें लूज कर गए हो, आपका कोई एमपी नहीं बना है। कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर प्रेशर आने शुरू हो गए जी। वो किसी तरह के र्यूमर्स होते, कोई कहता है कि 20 सीटें लेके लड़ लो, कोई कहता है कि भाई हम सीएम नहीं बनाएंगे। लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन सामने आ रही थी निकल के, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं संबंध रखता था, 22 सीटों का ऑफर हमारे को दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस वक्त में, और कुलदीप बिश्नोई जी को ऑफर कर दिया था कि आप डिप्टी सीएम बन जाना जी। कुलदीप बिश्नोई जी इस बात को मान रहे थे कि भी कमिटमेंट है, 45-45 की बात हुई है, पहले सीएम का हमारा हुआ है, तो भी उसका धर्म निभाना चाहिए गठबंधन का। लेकिन वो बात बनी नहीं, हरियाणा जनहित कांग्रेस आगे निकल नहीं पाई, और रिजल्ट अच्छे आए नहीं। कुछ कारण ऐसे भी रहे उस 2014 के चुनाव में, जब मुझे टिकट देने की बात आई, मैंने पहले ही जाके कुलदीप जी को कह दिया कि भी मैं हरियाणा, क्योंकि मैंने अपनी पुंडरी हल्के के अंदर जब सर्वे कराया, जो मेरे समाज के लोगों ने, मेरे साथियों ने, जो हमारे साथ लगे हुए सभी जो लंबे टाइम से चले आ रहे थे, कहा कि जी जनहित कांग्रेस की बजाय हम यहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, आज़ाद उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि ये तो हल्का, पुंडरी हल्का आज़ाद को ही जितवाता है। तो कुलदीप बिश्नोई जी ने मेरी टिकट डिक्लेयर कर दी, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और मैं आज़ाद उम्मीदवार बन के मैंने 2014 का चुनाव लड़ लिया, और समाज की तरफ से एक बड़ी पंचायत भी हुई, मुझे उम्मीदवार भी बनाया गया जी। लेकिन चुनाव के दौरान ही चलते चलते लास्ट मोमेंट पे बीजेपी की पोजीशन अच्छी बन गई, तो जो मेरा बहुत बड़ा धड़ा था वो जाके फिर बीजेपी का कैंडिडेट रणधीर गोलन थे, उनके साथ खड़े हो गए। वो भी नहीं बन पाए और मैं भी नहीं बन पाया, तो फिर दिनेश कौशिक जी विधायक बन गए। कहीं ना कहीं आपको किस्मत ने भी साथ नहीं दिया राजनीति में। वैसे तो देखो, मैं आपको मनदीप जी बताता हूँ, मैं इससे पहले किस्मत को ज़्यादा सा मानता नहीं था। मैं कर्म में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ, आज भी कर्म में ही रखता हूँ। कि भी कई बार ऐसे होते हैं कि भी किस्मतें कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि भी शायद हम किस्मत बदल लेंगे, लेकिन अब जो इस बार में अभी जो रोड महासभा का चुनाव मैंने लड़ा अध्यक्ष के लिए,
इसके बाद मैं मानने लगा हूं कि जरूर किस्मत कोई चीज होती है कि इंसान जो चाहता है वो कर नहीं पाता, जो नहीं चाहता वो हो जाता है। मैं कभी इस चुनाव को लड़ना नहीं चाहता था। 2005 में भी मेरे पास समाज की तरफ से ऑफर आया, उसके बाद भी आए 2-3 बार, लेकिन मैंने हमेशा रिफ्यूज कर दिया कि मैं ये नहीं करूंगा। उसके मेरे कुछ कारण भी थे। मैं हमेशा ये कहता था कि भी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतना समय समाज को नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि समाज सेवा तो 24/7 है। बिल्कुल है जी। आपको पूरा समर्पित करना है अपने आप को। उसमें लेने के लिए कुछ नहीं है, वहां सब कुछ देने के लिए है। आप क्या दे सकते हो, कितना समय दे सकते हो, कितना लोगों के साथ चल सकते हो, कितना आर्थिक सहयोग दे सकते हो। ये तो समाज सेवा तो ऐसी चीज है। तो उस वक्त मेरा पारिवारिक जो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो जिम्मेवारियां थी, वो पूरी नहीं हुई थी जी। इस बार जब समाज ने मुझे कहा, इस पे आएंगे, थोड़ा सा बीच जी। में और रह गया। हाँ जी, फिर उसके बाद आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जी 2 पार्टियों में और आप गए, जी और आपने अच्छी मेहनत की, ऐसी बात नहीं। जी पूरे पुंडरी के अंदर आपके पोस्टर, फ्लैक्स, हर चीज मिलते हैं। जी तो वही है, फिर किस्मत ने तो फिर रोड महासभा का अध्यक्ष बनाना था। जी जी जी। वो क्या था ना कि देखिए 2014 के बाद ना, जैसे चुनाव हम हारे तो हमारे सभी जितने भी साथी थे, जो मजबूत साथी थे, जो बहुत मजबूती से खड़े थे, आज तक भी मोहर है पुंडरी में। पूरे पुंडरी हल्के के लोग ये कहते हैं भी जो बलकार के साथी को कोई तोड़ नहीं सकता। ये एक मशहूर बात है कि भी पता नहीं बलकार ऐसा क्या खिलाता है कि भी उसके साथी को कोई हिला नहीं सकता। ये बोलते हैं पुंडरी के लोग। हौसला नहीं टूटा आपका, मतलब आप 2000 से राजनीति में आए और उसके बाद लगातार कंटिन्यू रहे, हाँ जी, और आपने सत्ता का सुख नहीं देखा, जी। लेकिन हौसला आपका कायम रहा, और अब अध्यक्ष आपने। देखिए वो मैंने बताया कि स्पोर्ट्समैन था। हाँ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है, हाँ। वो एक काम करती है वो चीज़ भी। और दूसरा, जो मैं 25 साल से खड़ा हूँ यहाँ पे 2000 से लेके, उसका जो सीधा सा कारण है कि सम्मान बहुत मिलता है, प्यार बहुत मिलता है, इज्जत बहुत मिलती है। मैं ये कह सकता हूँ कि बने हुए विधायकों से ज़्यादा सम्मान मेरे को, मेरे हल्के में उनसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। 36 बिरादरी में सब के सब बहुत प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, और यही मेरी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत तो जब आप जैसे भाइयों का प्यार मिल जाए तो उससे बड़ी ताकत हो नहीं सकती। यही कारण है मेरे हौसले का कि जहां भी जाता हूं तो बड़ी इज्जत से भाई बिठाते हैं सब, बुजुर्ग भी अच्छा अपना आशीर्वाद देते हैं, नौजवान भी साथ बैठते हैं, और हमेशा नई सोच भी रख के चलता हूं। जी। तो अब रोड महासभा की अगर बात करें, इनके इतिहास को लेकर बात करें, तो थोड़ा सा गहराई में जाएं तो क्या कुछ आप राय देंगे? जैसे रोड समाज का इतिहास उनसे, जैसे रोड समाज का, जैसे महाराजा हर्षवर्धन और पानीपत की तीसरी लड़ाई में एक अहम भूमिका रही है, तो आज की पीढ़ी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये चीज़ें? देखो, वैसे तो पिछले 25 साल से मेरे समाज में ना थोड़ा सा बिखराव रहा है। अब वो काफी हद तक कम भी होता जा रहा है ये इतिहास को लेके। अब इतना मैं गहराई में उस चीज के गया भी नहीं कभी, क्योंकि मैंने कहा ना कि भी मैं तो आगे बढ़ने वाला आदमी हूं। जैसे चुनाव लड़ा गया, चुनाव में भी मेरे से समाज के लोग कहते थे भी क्या आप इतिहास निकालोगे? मैं यही कहता था कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। हमारे हर वक्त आगे कदम बढ़ेंगे समाज के हित के लिए और सर्व समाज के लिए भी, एक रोड समाज के लिए नहीं, दूसरे समाजों के लिए भी। तो वही बात जो आपने अभी इतिहास की बात कही कि कुछ बिखराव था समाज में, आज भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, और हमें परमात्मा की कृपा से पूर्ण उम्मीद है कि ये इन 3 साल में हम बिल्कुल, हमारा पूरे का पूरा समाज एक होगा। जो ये इतिहास की बात है ना, ये भी बिल्कुल एकदम से क्लियर साफ शब्दों में समाज के सामने आएगी कि हम कहाँ से आए, क्या हमारा इतिहास रहा, और क्या हमारे बुजुर्गों ने किया, कैसे हमने यहाँ मेहनत की, कैसे हम आगे बढ़े, और आज हमारे समाज की क्या स्थिति है। ये सब इन 3 साल के हमारे एजेंडे में है जी। और ये बहुत, आप भी देखोगे मनदीप जी, और पूरे दूसरे समाज के सब भी देखेंगे कि रोड समाज एक अच्छी स्थिति में सबके साथ मिल के आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ऐसा मेरा भी विश्वास है
जी। और मैं परमात्मा पर भी रोड बिरादरी ने आप पे विश्वास जताया है, तो विश्वास जताने का कारण क्या रहा है? मेरे 25 साल का कार्यकाल, मैं 25 साल यहाँ पे रहा समाज के बीच में। जब भी समाज ने जहां भी मुझसे जो चीज भी चाही, मैंने उस कसौटी पे पूरा उतरा मैं और भरपूर प्रयास किया। हर वक्त मैंने समाज के हित के लिए, समाज के मान के लिए काम किया, चाहे वो किसी धार्मिक काम की बात हो, चाहे राजनीतिक। जहां मेरे को राजनीति से हटने की बात आई, मैं हटा भी हूं। जहां चुनाव नहीं लड़ना था, मैंने वहां छोड़ भी दिया कि भी मैं समाज के, जब समाज नहीं चाहता तो मैं नहीं लड़ूंगा जी। आज समाज ने चाहत दिखाई मेरे को अध्यक्ष बनाने की, तो मैं आज समाज के कहने पे आया। तो यही कारण था जो आज समाज ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे एक प्रधान का दायित्व दिया 25 साल की। क्योंकि देखो, राजनीतिक आदमी का तो एक चुनाव लड़ लो, पूरा इतिहास बाहर निकल के आ जाता है, पूरे परिवार का, दूर दूर तक के रिश्तेदारों तक का। तो जब समाज को 25 साल में दिखाई कुछ ऐसा दिया ही नहीं कि भी बलकार तो हर तरह से समर्पित है और सर्व समाज के लिए है, तो वो उसको कह सकते हो कि उस वजह से मेरे को समाज ने दायित्व सौंपा है। जी। युवाओं की बात करें तो बहुत सारे रोड बिरादरी के जो बच्चे हैं वो विदेशों में हैं जी। और अब जैसे डंकी रूट है, तो इन चीज़ों को आप कैसे मानते हैं? बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो गांव के गांव खाली हो रहे हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? वैसे तो देखो, अगर राष्ट्र की बात करूं तो राष्ट्र के लिए तो ये बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है कि जब हमारा एक युवा शक्ति जो आने वाले समय को तय करती है, क्योंकि किसी भी परिवार की, किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है, युवा होती है जी। और वो विदेश में पलायन कर गया, तो इसको आप समझ सकते हो कि हमारे ये राष्ट्र की क्षति है जी। बच्चों का ऐसे विदेशों में जाना। लेकिन बच्चे भी मजबूर थे, परिवार भी मजबूर थे। हम किसान वर्ग के लोग हैं, जमीनें इतनी रही नहीं, बंट गई जी। परिवारों में। जिस परिवार के पास 10 एकड़ जमीन थी, वो 5 भाइयों में आके 2-2 एकड़ हो गई, और 5 भाइयों के आगे एक बच्चे और हो गए तो वो 1-1 हो गई। जमीनें रही नहीं इतनी, रोजगार सरकार के पास था नहीं, और ना ही प्राइवेट सेक्टर में रोजगार। अब समझदारी बच्चों ने यही दिखाई कि भाई यहां भटकने से, क्योंकि युवा शक्ति तो कहीं ना कहीं लगती है ना मनदीप जी, अच्छे में नहीं लगेगी तो गलत में लगेगी। बिल्कुल सर। अगर वो यहां रहते तो नशे की तरफ जाते, किसी ना किसी क्राइम की तरफ जाते, उसमें परिवार भी दुखी, समाज भी दुखी, राष्ट्र भी दुखी। तो ये आसान नहीं है डंकी रूट से विदेश जाना। मैं तो उन बड़ा हौसला मानता हूं उन नौजवानों का जो जिन्होंने ये फैसले लिए, परिवार को छोड़ के जीवन को दांव पे लगा के विदेशों में पहुंचे। उनके अंदर तड़फ थी काम की, या ये समझिए कि अपने परिवार को आगे बढ़ाने की, तभी उन्होंने ये रास्ता अपनाया। तो मैं उस बात को राष्ट्रीय तौर पे तो मैं उसको गलत मानता हूं, लेकिन अगर मैं उन नौजवानों की तरफ और उनकी सोच की तरफ देखता हूं तो ये उनका एक अच्छा कदम था, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का, ताकि उनकी ताकत वहां एक पॉजिटिविटी में लगी, एक सकारात्मक उसमें लगेगी। मेहनत कर रहे हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं, यहां अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रहे हैं, अपने समाज का नाम ऊपर लेके जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब 2 पैसे, क्योंकि आज तो आपको पता है धन युग है जी, हर चीज पैसे से चलती है, हर रिश्ते भी आजकल पैसों के साथ रह गए हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए मैं उन बच्चों को बधाई देता हूं उनके काम की, कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा के अपने आप को कामयाबी के रास्ते पे लेके आए। नहीं, यहाँ जो युवा बचे हुए आपको पता है सब नशे की तरफ है। लेकिन ये है कि ये बहुत पहले बहुत सारे साथी जो रोड बिरादरी से है वो विदेशों में जाने लगे थे और उन्होंने अच्छी तरक्की की है, गांव के गांव बड़े अच्छे बनाए, बड़े प्यारे गांव बना रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है। हाँ। आज संपन्नता दिखाई भी दे रही है अपने इस पूरे इलाके में। आप देख सकते हो हमारे समाज के अलावा भी दूसरे समाज के बच्चे भी बहुत चले गए बाहर। मैं पिछले दिनों फरल गांव में था, मेरी वहां बात हुई तो 1200-1300 बच्चे वहां के गांव के गए। वहां कोई बच्चा दिखाई नहीं देता नौजवान, क्योंकि वो ये देखता है ना, पड़ोस में देखता है कि एक पड़ोस का बच्चा विदेश गया और उसका घर बनने लग रहा है जी, उसके घर का स्टैंडर्ड अप जा रहा है, लाइफस्टाइल ऊपर जा रहा है, तो
ऑटोमेटिकली है कि वो नौजवान बच्चा जो अच्छी सोच रखता है वो हिम्मत करेगा वो भी, और वो कर भी रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि नौजवानों के पास इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं था। यहाँ रहते, माता पिता भी परेशान रहते, वो क्राइम की तरफ जाते। अब ये तो आप देखो ना कि भी माता पिता बड़े उम्मीद के साथ बच्चे का पालन पोषण करता है, बड़ी हिम्मत के साथ करता है, और यही करता है कि जवान होगा ये काम करेगा और अपना जीवन यापन करेगा और परिवार को संभालेगा। लेकिन यहाँ हालात उसके बिल्कुल विपरीत हो गए थे। तो इस सारे के सारे विषय पे मैं यही बात एक कहना चाहूँगा, बाहर वाले मामले में विदेश की तरफ जो बच्चों ने रुख किया ये उनकी मजबूरी थी, इसके सिवाय उनके पास कोई रास्ता नहीं था। हाँ, कोई भी चीज उसके फायदे भी होते हैं, हाँ नुकसान जी, भी हाँ होते जी। हैं। तो ये राष्ट्र के लिए नुकसान की बात हाँ। है, लेकिन उनके लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे इस इलाके के लिए सौभाग्य की बात है कि बच्चे काम पे लग गए। जी, तो रोड महासभा अब क्या कुछ करने वाली है, क्या कुछ आप लोगों, क्योंकि करोड़ों का बजट आपके पास है, जी, तो क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, हमारे रोड समाज के जो धरोहर हैं, पहले हमारे भवन है जितने भी, पंचकुला में है, कुरुक्षेत्र में है, करनाल में है, असंध में है, पानीपत में है, हरिद्वार में है, हम इनको सबको एक नया रूप दे रहे हैं। जी, क्यों? आज उनको, नौजवानों को जरूरत है अच्छी सुविधाओं की। ये पुराने हिसाब से बनी थी, कोई 65 साल पहले बनी, कोई 40 साल पहले बनी, कोई 20 साल पहले बनी। तो आज आप समझते हो कि हर परिवार का बच्चा एक एसी रूम में सोना पसंद करता है। साधारण से साधारण घर में भी आपको एसी मिलेगा जी, अटैच टॉयलेट भी मिलेगा। तो इन हमारा सबसे पहले तो ये है कि इन जितने भी हमारे समाज के भवन हैं इनको एक नया रूप देके और आज की सुविधाओं के मुताबिक इनको बनाना, और ये टारगेट हमारा 150 करोड़ के 150 आसपास करोड़ के का बजट का लक्ष्य है। है ये आपका। हाँ, कि भी 150 करोड़ रुपए के करीब हम ये सारे के सारे भवन अपने अच्छे हाँ। आधुनिक सुविधाओं के साथ बना देंगे, और इससे हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, ताकि उनको वहां जाके ठहरने में कोई दिक्कत महसूस ना हो, उनको, उनका भी मनोबल बढ़े। जब विदेश से कोई बच्चा आएगा और ये देखेगा कि भी हमारे समाज की ये चीजें हैं, तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा, भी हमारा समाज तरक्की के रास्ते पे है। ये तो हमारे भवनों की बात है। उसके बाद जो हमारा एजेंडा है, जो मैंने चुनाव के दौरान अपने समाज के सामने रखा था, जी, जैसे मैं वॉलीबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ, और हमारे समाज के वॉलीबॉल में बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। पहले बलवंत सिंह जी भी रहा, दलेल सिंह मेरे साथ के रहे, और भी बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे समाज के रहे। तो हमारी ये सोच है कि सरकार के सहयोग से हम एक बहुत अच्छी वॉलीबॉल की एकेडमी बनाएं, इन 3 साल के कार्यकाल में उसको जरूर पूरा करें, आज की जरूरत है उसको देखते हुए। क्योंकि वॉलीबॉल इंडोर गेम है, ये आउटडोर नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडोर में खेला जाता है। हाँ। तो जब प्रैक्टिस के दौरान वो सुविधा मिलेगी तभी बच्चे आगे निकल पाएंगे। तो हम चाहेंगे एक तो हमारी एकेडमी बने हमारे इस इलाके में, कुरुक्षेत्र में बने, या किसी जैसे कोल गांव है या अमीन गांव है जहाँ से ज़्यादा खिलाड़ी निकले हैं, या और कोई ऐसे, जैसे पिछले दिनों मेरी बात हुई थी अरविंदर कल्याण जी से, हमारे जो रोड महासभा, मतलब रोड समाज के जो आज स्पीकर भी हैं विधानसभा में, तो उन्होंने ग्रोंडा हल्के में कोई सरकार की तरफ से कोई मंजूर कराया इंडोर स्टेडियम वॉलीबॉल के लिए। जी, तो हम चाहेंगे कि वहाँ उसमें अच्छी सुविधाएं हो, और जो सहयोग हमसे हो पाएगा हम भी अरविंदर कल्याण जी का करेंगे खिलाड़ी होने के नाते। तो इस तरह की उपलब्धियां भी हम चाहेंगे कि हमारे इस इलाके में हो। और दूसरी हमारी है कि भी हमारे समाज में इतना प्यार और प्रेम भाईचारा बढ़े, समाज में तो बड़े ही बड़े, हमारी ये भी सोच रहे कि भी दूसरे समाजों के साथ भी हमारा प्यार और तालमेल अच्छे से हो। क्योंकि एक समाज से बाहर निकल के फिर एक राष्ट्र की बात शुरू हो जाती है। एक समाज तरक्की करता है, राष्ट्र तरक्की करता है, एक परिवार करता है तो भी राष्ट्र करता है। तो हमारी ये सोच रहेगी कि भी ज्यादा से ज्यादा जीवन को समझे और आपस में प्यार बढ़ाएं अपने दूसरे समाजों के साथ। जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, गांव के अंदर सभी 36 बिरादरी के लोग रहते हैं जी। तो हमारा समाज की सेवा में आने का हमारा ये भी उद्देश्य है कि हमारा संबंध दूसरे समाजों के साथ भी अच्छा रहे। जी, साथ के साथ कई मामले ऐसे सामाजिक, जैसे लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ आज की तारीख में, दहेज प्रथा, तो इनको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई हुई है? देखो,
मनदीप जी, वैसे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, समय का बदलाव। कोई भी चीज, कोई भी परिवार हो, चाहे कोई राष्ट्र हो, जब आगे बढ़ता है तो बदलाव होता है। जब हम हर चीज वेस्टर्न चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि गाड़ियां भी विदेशियों की तरह हमारे पास हों, घर भी हमारे उन्हीं की तरह हों, सुख सुविधाएं भी सारी उसी तरह की हो, तो उसका इफेक्ट समाज पे आता है। तो ये वेस्टर्न शैली जो है आज हमारे जैसे में जी सोशल मीडिया पे आप देखते हो, इस फोन के अंदर आई हुई है, तो इनका प्रभाव बच्चों पे आएगा। लेकिन ये हम हर माता पिता की ये ड्यूटी बनती है कि वो प्लस माइनस बच्चों पे जरूर बताए। अभी 4-5 दिन पहले ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें था कि जापान, कोरिया और फिनलैंड, जी ये 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा बजट बचपन छोटे बच्चों के ऊपर लगाया है। 5 साल से नीचे वाले बच्चों को सुविधाएं देने के लिए स्कूलों के अंदर, मतलब 5 साल के बच्चे को वो रोटी तक बनाना सिखा रहे हैं भी, वो उनकी जड़ें हैं, उनको मजबूत करना है। तो अब हमारी जो ये पोजीशन जो मैं आपको बता रहा हूं कि भी बड़ा बजट हमारा बचपन पे खर्च होना चाहिए बच्चे के, जवानी पे नहीं। बचपन में आप उसकी जितनी नींव मजबूत करोगे, उसको हर चीज सिखाओगे, उसकी लाइफ के बारे में बताना शुरू करोगे, तब वो ज्यादा मजबूत, जिस तरह से एक पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी तो वो पेड़ कभी सूख नहीं पाएगा। तो इसी तरह आज हमारा बचपन वीक है हमारे देश का। स्कूलों में कोई किसी तरह का शिष्टाचार नहीं सिखाया जाता, कोई मानवता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, कोई हेल्थ के बारे में बताया नहीं जाता, सिर्फ किताबें रख दी जाती हैं और एक कॉमर्शियल चीज पढ़ाई जाती है हर वक्त। और हमारे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी जो अगर राष्ट्र के लिए शक्ति होगी वो होगा हमारा संस्कृति, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी है। संस्कृति से बांध के ही आप इसको रख सकते हो अच्छे से। जब संस्कृति को तोड़ के बाहर निकलेंगे तो ब्लास्ट होगा। ये सोचने की बात है, क्योंकि हमारी शक्ति तो, हिंदुस्तान की खूबसूरती किसको मानते हैं हम? अपनी संस्कृति को। हमारी संस्कृति की वजह से ही हिंदुस्तान की खूबसूरती है जी। और अगर उसको भी हमने अपनी संस्कृति को कमजोर कर दिया तो हमारे लिए देश को संभालना बड़ा कठिन हो जाएगा। इतने धर्म यहाँ, इतनी नस्ल यहाँ, इतनी भाषाएं यहाँ, हर कदम पे भाषा बदलती है, हर कदम पे नस्ल बदलती है। तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की, तो इसका यही है कि भी हमें बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बच्चों के लिए। उसके बाद फिर आगे जरूरत नहीं पड़ती करने के लिए, जड़ें मजबूत होंगी फिर अपने आप निकल जाएंगे, बच्चा स्ट्रांग हो जाता तो है। आज माता पिता क्या करते हैं, उनके ऊपर पहले से दूसरे बोझ तो डाल देते हैं, तुझे फर्स्ट आना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है। ये कोई नहीं सिखाता कि तेरे को या आपको इंसान बनना है। सिर्फ पैसे की दौड़ में खुद लगे हुए हैं। आप ये देखिए, मैं पिछले दिनों एक ऐसे बुद्धिजीवियों के कार्यक्रम में जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैंने वहां एक बड़ी विस्तार से बात कही कि भी हमारे बुजुर्गों के 5-5, 7-7 बच्चे होते थे। उन्होंने 5-5, 7-7 को पाला, पढ़ाया जी। आज हम इस मजबूत स्थिति में पहुंचे, उन्हीं की वजह से पहुंचे। और वो दूर दूर तक की रिश्तेदारियां भी निभाते थे, बिल्कुल दूर दूर तक की। आज हम नजदीक की रिश्ते भी नहीं निभा रहे, दूर दूर की रिश्तेदारियां। फिर कोई समाज की बात आती थी, समाज के लिए भी वो अपने आप को समर्पित करते थे। जब कोई राष्ट्र की बात आती थी, किसी दूसरे देश के साथ कोई युद्ध की बात आती थी, वहां भी वो अपना पूरा समर्पण देने के लिए जितना जिसकी क्षमता थी तैयार रहते थे। आज क्या है, एजुकेशन आई, पढ़ाई लिखाई आई, क्या सिखाया? मेरे 2 बच्चे, हम मियाँ बीबी, और वो दोनों मियाँ बीबी हर वक्त लड़ते भी रहते हैं कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या रहेगा। माता पिता को हम भूल गए। राष्ट्र की बात करते हैं, हमें क्या लेना है राष्ट्र से। समाज की बात करते हैं, हम क्या जाने समाज को। यही भाषा तो है ना भाई। क्या एजुकेशन के साथ ये मिला हमें? एजुकेशन ये सिखाती है कि आज आप आंकड़ा निकाल लो, जितने भी ओल्ड होम्स हैं देश के,
70% पेरेंट्स पढ़े लिखे आदमियों के हैं वहां पे। जी। तो क्या दिया फिर? क्या इसको जीवन कहते हैं या ये जीवन है? भी किस रेस में लगे हुए हैं? 60 साल की एज तक तो उस रेस में लगे रहे। 60 साल के बाद क्या मिला? डॉक्टर और दवाई। अगर हम समय रहते अपने जीवन को संवार के रखें, ना डॉक्टर की जरूरत ना दवाई की जरूरत, क्योंकि बीमारियां आपस में प्रेम से रहने से कट जाती हैं अपने आप ही। आप अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दो, बीमारी आएगी नहीं। जापान की यही तो खूबसूरती है, वो बिजी इतना रहते हैं, तभी 92 ईयर्स की एवरेज एज है जापानियों की। जैपनीज की देश की 92 वर्ष की एवरेज आयु है। और बहुत कुछ सहा भी उन्होंने, और कितनी बड़ी राष्ट्रीयता है उनमें, वो बड़ी से बड़ी विविधता को ऐसे कर देते हैं। तो ये हम सबकी ड्यूटी बनती है, पूरे समाज की, क्या पूरे राष्ट्र के हर पढ़े लिखे इंसान की, कि हमें थोड़ा सा सहयोग अपने समाज अपने राष्ट्र के लिए करना चाहिए। मैं कहता हूं हर जगह पे जाके, समाज में जहां भी मुझे बात रखने का सौभाग्य मिलता है, मैं 2 चीजें कहता हूं भी। आप 24 घंटे दिन के होते हैं, दिन और रात के। आप 24 घंटे में से 1 घंटा तो हर रोज अपने शरीर को दो, क्योंकि 24 घंटे काम लेते हो आप इससे, सोते हुए भी क्रिया में रहता है ये। 1 घंटा आप अपने शरीर को जरूर दो। जिस तरह हम सुबह गाड़ी को साफ करते हैं, क्या शरीर नहीं मांगता कुछ? इससे काम नहीं लेना है, 1 घंटा इसको दो। 1 घंटा कोई भी ऐसा काम 24 घंटे में से ऐसा काम करो जो आपके राष्ट्र को समर्पित हो, आपके समाज को समर्पित हो। चाहे आप एनवायरनमेंट से जुड़िए, 4 पेड़ लगा के उनको संभालिए, चाहे आप अपने आसपास सफाई व्यवस्था को संभालिए। अगर आप विद्वान हो तो कोई 4 गरीब बच्चों को, कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को भी निःशुल्क पढ़ा दीजिए। ये सब राष्ट्र के समर्पित चीज है। जब आप 12 घंटे अपने परिवार के लिए काम कर सकते हो, तो क्या 1 घंटा आप अपने राष्ट्र को नहीं दे सकते? आप 12 घंटे में 10,000 रुपया कमाते हो, तो 1 घंटे में 1,000 रुपया अपने राष्ट्र के लिए कमा ले। उस 1,000 रुपये को आप किसी अनाथ आश्रम के लिए लगा दें, और कोई समाज के ऐसे हित में, देश के ऐसे हित में लगा दें जिससे आपका मनोबल बने। ये आप राष्ट्र को नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को दे रहे हो। आप जब आपका कंट्रीब्यूशन अपने समाज या देश के लिए होगा तो आपका मनोबल बढ़ेगा कि भाई मैं भी अपने समाज का हिस्सा, और मैं भी अपने समाज में कोई योगदान कर रहा हूं, या अपने राष्ट्र के लिए कोई योगदान दे रहा हूं। और कोई बड़ी बात भी नहीं है, 1 घंटा अपने राष्ट्र के लिए बनता है ना, ये तो आप भी समझते हो, बनता है। बिल्कुल, और करना चाहिए जी। तो इसके लिए जैसे रोड बिरादरी कितने गाँव में, कुछ आइडिया लगाया कि कितने गाँव हैं आप लोगों के, जैसे कैथल डिस्ट्रिक्ट में या फिर पूरे हरियाणा में या देश में? देखो, हमारे 258 गांव हैं हरियाणा के अंदर, और 52 और 54 के बीच में यूपी और उत्तराखंड में हमारे ये जो गांव, जितना मुझे, क्योंकि अभी जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि इन 3-4 महीने से पहले मैं इतना इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब जब मैं समाज की काम में आया हूँ तो मैं हर चीज़ को बड़ा बारीकी से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और बहुत अच्छी स्थिति में हमारे गांव जा रहे हैं। और हम भी अब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि और ज़्यादा अच्छी स्थिति हमारे गांव की रहे। हम हर वक्त जाके लोगों को समझाते हैं, कहीं बैठते हैं, किसी ब्याह शादी में जाते हैं, वहाँ कोशिश करते हैं, जहाँ भी मैं बैठा होता हूँ भी, कोई वेटर रखने के लिए कोई सामान आता है, मैं पहले टोकता हूँ, कोई पूछ के रखना। ये नहीं है कि यहाँ टेबल के ऊपर 10 प्लेट रख दो आप और लेने वाले 4 हों, ये 6 वेस्ट जाएंगे, इससे अपने राष्ट्र का नुकसान होगा। लोग समझने लगे। गुरुजियों के फंक्शन में जाता हूँ, बर्मानंद जी के, माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि झंडे पे पतासे नहीं चढ़ाने हैं, झंडे पे दूध नहीं चढ़ाना है, ये आपके पैरों के बीच में आएगा और आप गिर भी सकते हो, और ये अच्छा भी नहीं लगेगा, मक्खियाँ आएंगी, वो आएगा। तो इस तरह के अभियान भी हमने चलाए हुए हैं, और हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं जी। और मैंने देखा है कि अब मैं माताओं बहनों के बीच में अब जाता हूँ, इनके गुरुजियों के उनमें, तो अब वहाँ झंडों पे मैंने कहा भी फूल चढ़ा लो, आप फूल चढ़ने शुरू हो गए हैं। तो बार बार जब किसी चीज़ के लिए मनदीप जी प्रयास करता है ना इंसान,
तो ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती, मिलती है, और उस पर हम काम कर रहे हैं और सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत सकारात्मक सोच का आदमी हूँ, बड़ी पॉजिटिविटी से सोचता हूँ और बड़ी प्रेम भावना परमात्मा ने दी हुई है। तो कभी मैंने अपने जीवन में कभी किसी की आलोचना नहीं की है। कोई कह नहीं सकता कि बलकार वहां बैठा किसी की आलोचना कर रहा था, क्योंकि अच्छाइयां बहुत है, अच्छा करने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। मैं समाज में भी ये कहता हूं अपने में कि भाई हमारे समाज में जितनी अच्छाइयां आप उनका गुणगान कीजिए, बुराइयां उन अच्छाइयों के नीचे अपने आप खत्म हो जाएंगी। उनके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी बुराइयों के लिए। पीछे गुरु ब्रह्मानंद का भी एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री भी आए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन साथ के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई जिसमें स्टेज की बातें थी कि आप लोगों को सीट देनी थी नहीं देनी थी, क्या हुआ, थोड़ा कंट्रोवर्सी पे भी बात कर लेते हैं। राजनीति में तो ये नहीं ठीक है, हर जगह हो जाती है, बात हो जाता है, बिल्कुल है। देखो क्या है ना कि भाई सरकार का कार्यक्रम था जी, पूरा रोड समाज इस कार्यक्रम को समर्पित था, लगे हुए थे। हरविंदर कल्याण जी की अध्यक्षता थी, हमारे जो समाज के विधानसभा में स्पीकर है। पूरे समाज ने खूब मेहनत करके बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम किया। कुछ सरकार का पैसा लगा हुआ था, टेंट सरकार की तरफ से था, कुछ ट्रांसपोर्ट में भी मदद की गई थी जी। खाने पीने का कार्यक्रम रोड समाज की तरफ से था। वहां कंट्रोवर्सी की अगर मैं बात करूं, जो आपने मेरे से सवाल किया, मैं सच ही बोलता हूं, मुझे मैं घुमा फिरा के नहीं बोलता, सच ही बोलता हूं। बात आ गई कि भी सरकार से मांग पत्र रखने की। अब हो सकता है कि सरकार बड़ी मांग ना देने के मूड में हो, इसलिए मौका ना दिया गया अध्यक्ष को कि भाई अध्यक्ष कोई बड़ी चीज ना मांग ले और सरकार उसको दे ना पाए। ये कारण भी हो सकता है, या थोड़ा ये भी हो सकता है, राजनीति है तो ये भी हो सकता है कि भाई क्यों इसको लीडर बनाया जाए, ये भी हो सकता है। कोई मैं कन्फर्म नहीं हूं कि ऐसा हो, क्योंकि सरकार से अगर आप कुछ मांगोगे, ऐसा तो है नहीं, वो कुछ सरकार तो सारा कुछ है। हाँ, लेकिन दूसरा कारण हो सकता है। नहीं, सरकार में भी हो सकता है कि मैं कोई इतनी बड़ी मांग रख लेता जी, भी शायद सरकार ना पूरा कर पाती। वो तो बोल देते कि हम ये नहीं कर सकते लेकिन ये कर सकते हैं। हाँ, तो ये होता है जी, ये, लेकिन परमात्मा की कृपा रही, समाज ने उसको बड़ा अच्छे से हैंडल किया, कोई कंट्रोवर्सी समाज में बनने नहीं दी। ठीक है, एक बार होता है फील कि भाई समाज ने काम किया, समाज समर्पित था पूरे कार्यक्रम के लिए, और समाज के मुखिया को मौका ना दिया जाना, समाज का नाराज होना वाजिब है। लेकिन समाज ने बड़ा धैर्य से उस बात को स्वीकार किया, भी हम ही करने वाले हैं, इधर भी हम ही है इधर भी हम ही है, भी दोनों तरफ है समाज ही। तो इसलिए समाज को कमजोर नहीं करना है। बड़े काम जब करता है इंसान तो छोटी मोटी बातें हो भी जाती है। तो ठीक, बड़ा कामयाब सफल हमने यही कहा अपने समाज को कि कार्यक्रम सफल रहा, आप उसको एंजॉय करो, कोई छोटी मोटी कमी रहेगी उसको मत पकड़ो। 6 घंटे कार्यक्रम चला, 5 घंटे 45 मिनट अच्छा रहा, 15 मिनट को क्यों पकड़ते हो, 5 घंटे 45 मिनट को पकड़ो। सकारात्मक सोच तो यही कहती है भी ज्यादा हिस्सा अच्छाई में गया तो अच्छी बातें करो, और वो समाज ने उसको एक्सेप्ट किया तो बड़े इजीली हैंडल भी हो गया सारा। जी, तो 3 साल का आपको टाइम मिला है, तो जोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जैसे सम्मेलन करते हो आप हर जगह या फिर कैसे? नहीं, जैसे अब उस टाइम हम गांव, जैसे गुरुजी का कार्यक्रम हुआ, हम गांव दर गांव गए, सभी मिलके गए, राजनीतिक लोग भी थे, सामाजिक लोग भी थे, प्रोग्राम किए, लोग आए। अब भी हमारा क्या है कि जैसे मान लो अब मैं कलेक्शन करता हूँ पैसे की, मैंने अपने समाज में एक पूरे का पूरा खाका तैयार करके दिया है अपने 3 साल के कार्यकाल का। जो पैसे की जहां तक बात है, हमने किसान वर्ग के लोग हैं, किसान से हैं, तो सबसे पहले ये किया कि भाई हम हर किसान से, समाज से बाहर हमने कोई पैसे का भरा 1 रुपया भी हम नहीं लेने वाले। 1 एकड़ का किसान 1000 रुपया दे पूरे 3 साल के कार्यकाल में, 3 साल में एक ही बार 1 एकड़ पे 1000 रुपया,
ये मान सकते हैं कि भी 3 साल में 333 रुपया एक साल जी। का, या ये कह सकते हैं 1095 दिन का मेरा कार्यकाल है तो उसमें से 1000 रुपया बनता है, 96 पैसे हर रोज के हो गए। इस कैलकुलेशन के साथ हमने समाज से, जब जो किसान है उससे पैसा लेने का एक खाका दे दिया कि इस तरीके से आप अपनी रोड महासभा को पैसा दे दो ताकि हमारे भवन ठीक हो जाए। दूसरा, जितना भी समाज का एम्प्लॉइज है, अधिकारी है, कर्मचारी है, भी वो अपने इस 3 साल के कार्यकाल में एक सैलरी अपनी महासभा को दे। तीसरा, जो पेंशनर है वो अपनी एक पेंशन दे दे। जो समाज के व्यापारी हैं जैसे आड़ती हैं, भी 1 लाख रुपया हमने प्रति आड़ती को लगाया है, भी 1 लाख रुपया हर आड़ती रोड महासभा को दे। जो 150 करोड़ का जो टारगेट है वो इस तरीके से हमने किया है। और उसके बाद जो हमारे सरपंच है, 1 लाख रुपया पर सरपंच को हमने लगाया, तो इससे हमारा पूरे का पूरा सिस्टम सेट हो जाता है जी। और राजनीति में भी अच्छी भागीदारी है, जैसे रविंद्र कल्याण जी स्पीकर हैं। हाँ, बहुत बड़ी है। डिप्टी मैं स्पीकर हैं। आपको बता देता हूँ। हाँ। देखो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़ा अच्छा हमारे समाज को दिया हुआ, जो सच्चाई है वो कहनी चाहिए। अध्यक्ष हैं विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर जो हमारे रविंद्र कल्याण जी हैं। अगर सरकार के प्रोटोकॉल को हम देखते हैं तो ये प्रोटोकॉल में दूसरा नंबर आता है, तो मुख्यमंत्री के बाद जी हमारे स्पीकर का नंबर आता है। और जब विधानसभा का सेशन चलता होता है, जब प्रोटोकॉल में रोड समाज का 1 नंबर पे आ जाता है, बिल्कुल जी। विधानसभा के सेशन में। उसके बाद आ जाओ आप, HSCC का जो है बोर्ड है, विधायक सतपाल जांबा का भी नाम ले लो। मैं लूंगा, इनका भी आऊंगा। HSCC पे आता है। हाँ। जो सिलेक्शन बोर्ड है उसमें रोड समाज को दिया हुआ है हिम्मत सिंह जी। हाँ। हाँ। उसके बाद सतपाल जांबा जी है, हमारे बड़े यशस्वी विधायक हैं, पुंडरी से मेहनत कर रहे हैं जी। धीरे धीरे तजुर्बा भी ले रहे हैं। देखो, समय के साथ आता है सब जी। उसके बाद जिला कैथल को आप ले लो, जो यहाँ के चेयरमैन है, वो 22 जिलों में से एक जिला भी रोड समाज के पास है। हाँ। जहां तक कहते हैं कि हरियाणा, तो कहते हैं ना भी हरियाणा तो वो प्रांत है जहाँ दूधदाई का खाना है, पशुओं को पूजा जाता है, तो वहाँ पशुधन वाला चेयरमैन भी रोड समाज से आता है, धर्मवीर सिंह जी मिर्जापुर जी। वाइस चेयरमैन वहाँ धर्मपाल जी, वो भी रोड समाज से आते हैं। तो आज सरकार में बहुत बड़ी भागीदारी रोड समाज को मिली हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास, और इसका लाभ भी हमारे समाज को मिल रहा है और मिलेगा भी। और मैं आपको एक बात और बताता हूं मनदीप जी, मैंने सबसे पर्सनली टच किया हुआ है। जब मैंने ये स्कीम लागू की ना पैसे वाली, सबसे पहला फोन मेरे पास रविंद्र कल्याण जी का आया था। मैं अलूपुर गांव में ये घोषणा करके निकला था, गाड़ी में बैठा रविंद्र जी का मेरे पास फोन आया, बोलिया कि भाई साहब मेरी सैलरी भी आप मेरे को अकाउंट नंबर दे दो और मैं अपनी सैलरी आपके पास भेज रहा हूं। तो सब के सब समाज के लिए समर्पित हैं, सारे राजनीतिक लोग भी। और तभी मेरे इतनी हिम्मत कर पा रहा हूं, तभी मेरा इतना हौसला जो आप देख रहे हो, ये तभी है कि समाज का हर वर्ग, अधिकारी, कर्मचारी, चाहे राजनीतिक, सब आज समाज को समर्पित है और सब समाज के लिए सोचते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं। राजनीतिक जो हमारे लोग हैं जी, देखो उनका दायरा बड़ा है, उनको समाज के साथ साथ 36 बरादरियों को देखना, उनके अपने हल्के भी हैं, तो वो इस तरीके से खुल के ये नहीं कर सकते आके सीधा कि मैं रोड समाज के लिए कर सकता हूं। जहां रोड समाज की बात आती है, जितना उनका योगदान बनता है वो हर वक्त देने के लिए तैयार रहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है, एक बड़ी पॉजिटिविटी की बात है। तो हमारा समाज परमात्मा की कृपा से आज अच्छाई की तरफ जा रहा है। जी, क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे समाज को और पूरे हरियाणा को? अभी मैं एक कुछ दिन से हमारे समाज में एक आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक बादली बलिदान दिवस जो पिछली बार कोड़ गांव के अंदर मनाया गया था जी, उसके बारे में विचार विमर्श चल रहे हैं हमारे समाज के। 3-4 बैठकें हो चुकी हैं मेरे पास, समाज के मौजूद व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति जो उनसे जुड़े हुए थे बादली बलिदान से वो मेरे पास आए हैं। और मैंने आपको अभी आपके इस चैनल से ही कहा है कि अभी कुछ थोड़ा सा बिखराव अभी समाज में रहा हुआ है, और हमारा प्रयास है कि वो 3 साल के अंदर वो भी खत्म हो जाए।
तो कुछ उधर से भी प्रेशर है कि भी अगर आप ये मनाते हो तो फिर आपको दूसरा भी मनाना पड़ेगा। और जो मैं अब उस बात पे जो मंथन अपने समाज के बीच में कर रहा हूं, अपने समाज से मैं ये अपील करना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से जी। कि अब मेरा समाज बिल्कुल निश्चिंत रहे इस बात के लिए कि कोई गलत होगा समाज में। हमने जुबान दी है अपने समाज को कि हम समाज की एकता के लिए काम करेंगे, समाज के भाईचारे के लिए काम करेंगे, और जितना अच्छे से अच्छा संभव हो पाएगा बादली बलिदान दिवस का फैसला भी समाज के हित में ही लेंगे। समाज बिल्कुल किसी की बातों में आके भ्रमित ना हो, ये मेरी प्रार्थना है समाज के हर वर्ग को, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, राजनीतिक लोगों को और समाज सेवकों को, किसान भाइयों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, विदेशों में बैठे हुए खासकर मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आप निर्भय होके अपनी सेहत का ध्यान रखें और काम करें, मेहनत करें। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होगा कि जिनकी वजह से उनको नज़दीक नीचा देखना पड़े या समाज में निराशा आए। बहुत मजबूती से काम करेंगे, जुबान दिए समाज को, उसको निभाएंगे। तो इस प्रार्थना को मेरी को समाज स्वीकार करे। और साथ ही किसानों की अब फसलें उठ गई हैं, बड़ा अच्छी परमात्मा की कृपा रही। चलो थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है किसान को इस बार, लेकिन वो भी जो उन्होंने अपना जो समाज को सहयोग करने की जो बात कही हुई है वो उसको जल्दी से पूरा करें, ताकि हमने जो काम शुरू किए हुए हैं अपने 4 भवनों के अंदर उनको गति मिले और आपके इस भाई को भी आपके बीच में जाते हुए किसी बात का भय ना लगे। जी, विदेशों से तो काफी लोग आपका सहयोग करते होंगे, काफी युवा साथी सहयोग करते होंगे। अभी तक मनदीप जी मैंने विदेश से किसी भी बच्चे से कोई सहयोग नहीं मांगा है। क्यों? मेरी ये कोशिश रहेगी सबसे पहले जी कि भी हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा कितना सहयोग कर पाते हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रही भी, मैंने ऑस्ट्रेलिया का भी वीजा लगवाया हुआ है, मैंने यूएस का भी वीजा लगवाया हुआ है, कनाडा का भी वीजा लगवाया। जब अगर मुझे कहीं कमी महसूस आए होगी तब मैं उन बच्चों के पास जाऊंगा अपनी अपील लेके, और वो तो तैयार बैठे हैं। और मेरे पास समय की कमी है, मेरे को तो यहीं आज भी मेरे पास सुबह 10 एम्प्लॉयज सुबह आके कोठी पे अपना दान दे के गए। तो बहुत अच्छे से दान दे रहा है। समाज में रेस लगी हुई है कि भी जाके दे के आऊं। तो परसों एक पानीपत से एक आदमी चल के आया सीधा कोठी पे सुबह सुबह, बोला जी मैं समाज को दान देना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है समाज के इस काम को, दायित्व को निभाते हुए, और बड़ा भारी योगदान समाज आज तक शायद किसी को मिला होगा। ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जहां मैं 50,000 की उम्मीद लेके जाता हूँ 1 लाख तैयार होता आगे। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी, आपका भी, आपके सभी दर्शकों का भी। और परमात्मा से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपका यश बहुत दूर तक फैले, आपके चैनल का, आपका। परमात्मा आपके परिवार में सुख और समृद्धि रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप आए और आपके संघर्ष की कहानी जानने का मौका मिल गया हमें भी। थैंक यू। धन्यवाद सर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और अपनी राय भी आप जरूर दें कि प्रधान जी को और क्या क्या काम करने चाहिए, तो वो भी जरूर बताएं। धन्यवाद।